कल मेरे एक स्टूडेंट मेरे पास आए और बोलते हैं कि सर मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि ये मार्केट में जब भी मैं ब्रेकआउट बाय करता हूँ तो मार्केट स्टॉप लॉस मेरा हिट कराता है और मेरी रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये मार्केट मेकर मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा नहीं, मार्केट मेकर आपके पीछे नहीं पड़े हुए हैं, आप मार्केट को समझे बिना ट्रेड कर रहे हो। बोले कमाल बात कर रहे हो सर आप, मुझे सारा टेक्निकल एनालिसिस आता है, सारा क्वांट एनालिसिस आ रहा है, सारा फंडामेंटल एनालिसिस आता है, हर कैंडल मुझे पता है कि कैसा पैटर्न बना रही है, और आप कह रहे हो मैं मार्केट को समझे बिना ही ट्रेड कर रहा हूँ, कैसी बात कर रहे हो। मैं कहा अच्छा एक बात बताओ, मार्केट में क्या हुआ था आज आपके साथ। तो बोलते हैं कि बहुत ही बढ़िया सेटअप था सर, रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो चुका था, ये रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हो चुका था, और मैंने यहाँ पर आकर एंट्री ले ली। उसमें क्या गलत किया मैंने? कुछ गलत नहीं किया। अब यहाँ पर जब मैंने एंट्री ली उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ, मेरा यहाँ पर एसएल लगा हुआ था, इसको हिट करके नीचे चला गया। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? हमें तो यही सिखाया गया है कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो ब्रेक होने के बाद जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया परफेक्ट सेटअप था। अब वो थोड़े से गुस्से में आ गए, बोले क्या बात कर रहे हो सर, मेरा लॉस हो गया और आप कह रहे हो ये तो एक परफेक्ट सेटअप था ट्रेडिंग के लिए। तो मैंने कहा हाँ, ये सेटअप तो बहुत ही परफेक्ट था, लेकिन आपका जो लॉस हुआ है वो सेटअप की वजह से नहीं हुआ है, आपका लॉस जो है वो इमोशन की वजह से हुआ है। बोलते हैं कैसे? आप, मेरा लॉस इमोशन की वजह से कैसे हो गया? मैंने तो एकदम परफेक्ट सेटअप में ट्रेड लिया था, ब्रेकआउट ट्रेड लिया था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये मेरे खिलाफ है, ये मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने ये बोला कि आपको कोई ट्रैप करने की कोशिश नहीं कर रहा है, इंस्टीट्यूशन या स्मार्ट मनी जो है वो क्राउड को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, और आप उस क्राउड में से कोई एक ट्रेडर हो। ऐसे सारा एक ट्रेडर का एक बड़ा एक क्राउड है जिसको मार्केट मेकर क्या कर रहा है? ट्रेड कर रहा है। उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि मार्केट मेकर को तो लिक्विडिटी चाहिए, क्योंकि उसको तो बड़ा अमाउंट लगाना है, एक बड़ा ऑर्डर लगाना है मार्केट में, तो उसे तो लिक्विडिटी चाहिए। तो उसका बिजनेस तो वहीं पर चलेगा, उसका प्रॉफिट तो वहीं पर होगा जहां पर एक क्राउड खड़ा होगा। अगर क्राउड कहीं पर नहीं है तो उसका बिजनेस काम ही नहीं करेगा, उसे तो बहुत सारा माल बेचना है या ना। बोले बात तो सही है सर, लेकिन आप एक बात बताओ कि ये इस क्राउड को जो ट्रैप कर लेते हैं तो ये क्राउड इतने आसानी से ट्रैप हो क्यों जाता है? तो आंसर ये है, मैंने कहा देखो, जब भी आप किसी भी ट्रेडर से बात करोगे तो वो ट्रेडर आपसे यही बात करता हुआ मिलेगा कि देखो ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये डबल टॉप बन रहा है, ये कप एंड हैंडल है, पैटर्न्स की बातें करेगा। और किसी ट्रेडर से बात करोगे जो थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पर है, वो क्वांट की बातें करेगा, वो वोलाटिलिटी की बातें करेगा, हर चीज़ की बात करेगा, लेकिन एक जरूरी चीज़ है उसकी बात नहीं करेगा कि जब आप स्क्रीन के सामने जाओगे तो चाहे आपने कितनी भी चीज़ें सीख ली हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि जब आप स्क्रीन के सामने जाओगे तब आपका इमोशन कैसा काम कर रहा है। क्या आप इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हो या आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर रहे हो? क्योंकि एक बात ध्यान रखना, ये जो क्राउड इकट्ठा होता है वो होता कैसे है? मान लो किसी दिन निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, आप जितने भी ट्विटर खोल के देखोगे, जितने भी टेलीग्राम देखोगे, सबके साथ जितने भी यूट्यूब गुरु देखोगे, सबके सब बुलिश हो जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेकआउट मिला, सबका मैसेज आना शुरू हो जाएगा टेलीग्राम पर, ट्विटर पर कि निफ्टी तो अब ब्लास्ट करने वाला है और अब निफ्टी 27,000 टच कर जाएगा। किसी यूट्यूब गुरु को देखोगे, कोई एक्सपर्ट, सो कॉल्ड एक्सपर्ट जो हैं, वो भी आपको बता देंगे कि अब निफ्टी तो अब बस इसी मंथ में 30,000 पर पहुंच जाएगा। तो ये सारे के सारे बुलिश हो जाते हैं जैसे एक छोटा सा ब्रेकआउट भी मिलता है। तो अब ये सब बुलिश हुए तो मार्केट मेकर तो बस यही चाहता है कि ये सारे बुलिश हो जाएं, उनका काम ही यही, उनका बिजनेस ही तब वर्क करेगा जब ये सब बुलिश हो जाएंगे। और जब ये सब बुलिश हो जाएंगे तो ये सब ऑर्डर भी लगाएंगे, ब्रेकआउट ऑर्डर भी लगाएंगे, और जब ये ब्रेकआउट ऑर्डर लगाएंगे तभी वो इतना बड़ा जो उनके पास ऑर्डर रखा हुआ है सेलिंग वाला, वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो स्मार्ट मनी ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल आपको टारगेट कर रहा है। मैंने अपने स्टूडेंट से कहा कि आप ऐसा मत सोचना कि सिर्फ आपको ट्रैप कर रहा है, वो तो इमोशन को ट्रैप कर रहा है। सारे ट्रेडर कैंडल्स को देख रहे हैं, कैंडल्स को प्ले कर रहे हैं, लेकिन कैंडल के पीछे का जो इमोशन है उससे उनको लेना देना नहीं है, क्योंकि सिखाया ही पैटर्न्स गए हैं कि ये पैटर्न्स ऐसा होता है, ये ऐसी कैंडल को हम लोग ये कहते हैं, इस कैंडल को हम ये कहते हैं। ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। अगर सही चीज सीखनी है
तो सही तरीका ये है कि ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी क्यों होगी, इसके पीछे का इमोशन क्या रहा होगा, उस क्राउड ने ये कैंडल क्यों बना दी, कह क्या रहा है क्राउड। अगर ये समझना स्टार्ट कर दे एक रिटेल ट्रेडर तो बात बन जाएगी। जब तक कैंडल को कैंडल की तरह देखोगे तब तक बात नहीं बनेगी। जब कैंडल को इमोशन की तरह देखना स्टार्ट करोगे तब बात बनेगी। मार्केट मेकर कभी भी आपका कैंडल को प्ले नहीं करता, कभी भी कोई कैंडल को ट्रेड नहीं करता। जितनी भी स्मार्ट मनी है वो सब के सब ट्रेडर के इमोशन को ट्रेड करते हैं। कैसे? आप हमेशा एक चीज देखना, मार्केट में जब भी एक फियर आता है, एक पैनिक आता है, कहीं पर मान लीजिए वॉर की कोई मान लीजिए न्यूज आ गई तो एक पैनिक आएगा। तो जब भी पैनिक आएगा तो सब सेल कर रहे होंगे, जितनी भी क्राउड है वो सब सेलिंग करेगी, सारा पूरा पोर्टफोलियो बेच देगा। लेकिन जो स्मार्ट मनी है वो क्या करेगा, स्मार्ट मनी उस टाइम सब खरीदेगा, जितना भी पैनिक सेलिंग होगी वो सब कुछ स्मार्ट मनी उसको बाय करेगा। और जब भी एक ब्रेकआउट आएगा मार्केट में तो सब बाय करेंगे, सब के सब बुलिश हो जाएंगे, सब लॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम स्मार्ट मनी खूब सेलिंग करेगा, जितनी वो कर सकता है वो सारी सेलिंग करेगा। ऐसा क्यों? तो आंसर ये है कि उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मार्केट में आप बुलिश हो गए हो या बेरिश हो गए हो। वो तो आपका जो इमोशन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बस प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि वहीं पर उसका बिजनेस आएगा, वहीं पर उसकी लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। आप पैनिक होगे, आपसे सब कुछ बाय कर लेगा। आप बुलिश हो जाओगे, आपको सब कुछ सेल करेगा। अब सवाल यह है कि मार्केट मेकर ऐसा करता ही क्यों है, आपके अपोजिट डायरेक्शन में ही वो प्ले क्यों करता है। वो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस या किसी अदर तरह के एनालिसिस पर डिपेंड क्यों नहीं करता है, वो सिर्फ इमोशनल ट्रेड को ही क्यों पकड़ता है। यही सारी बातें करेंगे हम आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्राउड का बिहेवियर किस तरह का होता है। जब आप एक बार बिहेवियर समझ जाओगे तो फिर आप ये भी समझ जाओगे कि उसे प्ले कैसे करना है। ठीक है, कोर ट्रुथ मार्केट का है क्या? तो आंसर है कि मार्केट जो है वो मूव करता है बिकॉज ह्यूमन रिएक्ट इमोशनली टू द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि ऐसा लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है, गिरा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि गिरने वाला है, क्रैश होने वाला है। तो फियर में आ गए, ठीक है, फियर में आ गए, पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया, तो रिवर्स हो गया तो रिग्रेट कर रहे हैं अब बैठ के कि अरे हमने तो फालतू में बेच दिया, ये तो मार्केट ऊपर चला गया, थोड़ी देर रुक जाते, थोड़े दिन रुक जाते तो ये तो प्रॉफिट में आ जाता। और साथ में जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत ग्रीड में आ जाते हैं, बहुत सारी बाइंग कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि आज तो निफ्टी मतलब 2-4 दिन में ही बस 30,000 पहुंच जाएगा और बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा। तो ये जो इमोशन है, इन्हीं इमोशन को ट्रेड करते हैं सारे रिटेल ट्रेडर। इतनी भी उनके अंदर पेशेंस नहीं है कि अगर कोई ट्रेड नहीं बन रही है तो नहीं भी करें। अगर मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे दिख रहा है कि कोई ट्रेड नहीं बन रही है तो नहीं करूंगा, लेकिन कुछ इस लेवल पे जाकर एडिक्ट हो गए हैं कि नहीं, ट्रेड तो करनी ही है, चाहे वो कुछ एज है उसमें या कुछ एज नहीं है। ट्रेडिंग तो तब बनती है ना जब आपको उस ट्रेड में कुछ एज मिल रहा हो कि हाँ ये मेरे फेवर में है आज, इसलिए मैं ट्रेड कर रहा हूं या कर रही हूं, राइट। लेकिन एडिक्टेड हो गए हैं, इमोशन कह रहा है कि मार्केट में इतना लॉस हो चुका है, वो सारा रिकवर करना है और रिकवर करने के लिए डेली ट्रेड करना पड़ेगा तभी रिकवर होगा, क्योंकि लॉस तो काफ़ी बड़ा कर चुके हैं। तो जो पिछला लॉस है उसको रिकवर करने के लिए और लॉस, जो वो प्रॉफिट जो हुआ वो भी चला गया और जो लॉस हुआ उससे और ज़्यादा लॉस में आ गए। क्यों? क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग करनी है, एक इमोशन के साथ ट्रेडिंग करनी है, बिजनेस नहीं करना है, ट्रेडिंग करनी है बस। अब वो ट्रेडिंग चाहे कैसा भी सेटअप बन रहा हो, मेरे फेवर में हो या ना हो, मुझे तो करनी है। ये जो सारे इमोशन हैं, इन्हीं इमोशन का फायदा उठाता है स्मार्ट मनी। उनको पता है कि आप इमोशन के साथ काम करोगे और उसी का बेनिफिट उठाता है, जैसे रियल लाइफ में भी होता है, राइट। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा क्राउड का बिहेवियर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज क्राउड बिहेवियर? क्राउड बिहेवियर का मतलब होता है व्हेन लार्ज ग्रुप ऑफ ट्रेडर थिंक सिमिलरली, रिएक्ट सिमिलरली, प्लेस ऑर्डर सिमिलरली। आपने, मैंने, सबने देखा कि ब्रेकआउट आ गया, अरे वाह चलो बाइंग का ऑर्डर लगाते हैं, निफ्टी को लेकर बुलिश हो जाते हैं, बैंक निफ्टी को लेकर बुलिश हो जाते हैं, राइट। तो मैंने भी बाइंग का ऑर्डर लगाया, आपने भी बाइंग का ऑर्डर लगाया, हमने दोनों ने सोचा भी बिल्कुल सेम
कि हम दोनों ही बुलिश हो गए थे और हम दोनों ने ही बाइंग का ऑर्डर लगाया। तो हमारे सोचने का तरीका बिल्कुल एक हो गया, ठीक है। फिर दूसरा हमारा रिएक्शन जो था मार्केट में कि बाय का ऑर्डर लगाना, एक कॉल ऑप्शन को बाय करने का ऑर्डर लगाना, वो भी सेम हो गया। तो ऑर्डर भी सेम हो गए हमारे। तो हम कहेंगे कि सिर्फ हम दोनों का नहीं, बाकी लगभग सभी लोगों का इसी तरह का बिहेवियर था। तो इसे कहते हैं क्राउड बिहेवियर बना, ठीक है। ये क्राउड बिहेवियर मैटर क्यों करता है? मार्केट्स बिकम प्रिडिक्टेबल बिकॉज ह्यूमंस आर प्रिडिक्टेबल होते हैं वो इमोशनली। अब सभी बुलिश हो गए हैं तो मार्केट एक प्रिडिक्टेबल हो जाता है। अब वैसे तो हम ये कहते हैं कि मार्केट को मैं कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट में क्या होगा, लेकिन जो लोगों का बिहेवियर है वो ऐसा नहीं है कि अभी 20th सेंचुरी में ऐसा हो गया है। अगर आप किसी भी सेंचुरी की बात करोगे और उन लोगों की स्टोरी पढ़ोगे तो उनके इमोशन तब भी वो ऐसे थे। आदमी पहले भी डरा हुआ था, आज भी डरा हुआ है। आदमी पहले भी लालची था, आज भी लालची है, राइट। तो इमोशन कभी नहीं बदले हैं, चाहे आप कितनी भी पुरानी उसमें चले जाना सेंचुरी में, राइट। तो और आगे भी ऐसा है इस दुनिया में, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे एआई का पूरी दुनिया एआई में कन्वर्ट हो जाए, सब कुछ भी हो आ जाए, आप जो सोच सकते हो, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में सोच सकते हो सोच लो। लेकिन अगर ह्यूमन इस अर्थ पर है तो इमोशन तो रहेगा, और वो इमोशन भी गिने चुने इमोशन है, वही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसी का बेनिफिट उठाते हैं स्मार्ट मनी। जो क्राउड बिहेवियर है वो एक जैसा होने की वजह से मार्केट बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो जाता है। सब बुलिश हैं, स्मार्ट मनी को पता है कि सब बुलिश हैं, उनका ये जो बिहेवियर है इसी का बेनिफिट लेकर वो अपनी लिक्विडिटी क्रिएट कर लेते हैं और मार्केट में खूब सेलिंग करते हैं। तो मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया, आपने किया, सारी क्राउड ने किया, स्मार्ट मनी ने क्या किया? उन्होंने बाय नहीं किया, उन्होंने तो सेलिंग की, ठीक है। अब टिपिकल जो क्राउड बिहेवियर वो क्या होता है, आप लोग इससे रिलेट भी कर पाओगे। पहला, मार्केट अगर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है तो सबके सब फोमो बाइंग करेंगे कि कहीं हम रह ना जाएं। हाँ है ना, इस ट्रेन में मुझे बैठना ही बैठना है क्योंकि ये बहुत तेजी से जा रही है और मुझे कहीं पर प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएगी, तो मैं जल्दी से बैठ जाऊं। तो मार्केट ऑर्डर लगा दिया, लिमिट ऑर्डर भी नहीं, मार्केट ऑर्डर लगा दिया कि बस मार्केट में जिस रेट पर मिल रहा है बस ले लो, खत्म करो जल्दी से कहानी, राइट। और मार्केट, स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, वो तेजी से प्राइस को बढ़ा रहा है, वो जो आस्क प्राइस है उसको तेजी से ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है। तो 100 रुपीज वाला जो ऑप्शन है वो 100 आपकी आंखों के सामने देखते देखते 100 से 150, 200, 300 हो गया। स्मार्ट मनी वहां बैठकर अपनी चीज को महंगे पर सेल कर रहा है। और जितना भी फोमो में हम सब, क्योंकि सबको लग रहा है अब तो मार्केट में ब्रेकआउट आ गया, बुलिश नेचर आ गया है, सब बेचो, सब जो है बाय कर लो। और वो मार्केट मेकर क्या कर रहा है, वो सब प्राइस को बढ़ाता जा रहा है। तो आस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है और बिड बेतहासा बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि फोमो है, बहुत डर आ गया है कि नहीं ऐसा नहीं है, 100 पे नहीं मिला, हो सकता है कि ये 150 पर भी ना मिले, तो 150 का जो ऑर्डर है वो भी लगा दिया, मार्केट ऑर्डर लगा दिया, तो 150 पर जाकर एग्जीक्यूट हुआ। लगाया तो 120 पर सोच रहे थे लेकिन वो 150 पर जाकर एग्जीक्यूट हुआ। तो ये जो फोमो बाइंग है इसका भी बेनिफिट उठाते हैं, वो सारे अपने आस्क को बढ़ाकर बहुत महंगी चीज़ों को बेचते हैं, ऑप्शन को बहुत महंगा बेचते हैं। तो स्मार्ट मनी बहुत स्मार्टली काम करते हैं इमोशन के साथ। मार्केट जब क्रैश हो रहा होता है तो पैनिक सेलिंग करते हैं। अब लगता है जब भी मार्केट में कभी भी कुछ कहीं पर कुछ ऐसा हो गया, कुछ भी आ जाए, चाहे कोविड आ गया या मार्केट में कहीं पर कुछ वॉर हो गई, लगता है कि अब तो मार्केट खत्म है। अब निफ्टी वहाँ से जहाँ भी है, मान लो 25,000 पर है, तो अब बस यहाँ से समझ लो कि आप 8-10 हज़ार ही रह जाएगा, बस अब तो दुनिया ख़त्म। तो जब ऑप्शन में इस तरह की पैनिक सेलिंग होती है तो वो सारी सेलिंग को कौन बाय करता है? सब कुछ एक्यूमुलेट करने का काम करता है स्मार्ट मनी। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं देख रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसको ये पता है कि अब मुझे बिड लगानी है। पहले मैं आस्क लगा रहा था, समझना आप इस बात को। जब आप बाइंग कर रहे होते हो, फोमो बाइंग कर रहे होते हो, तो स्मार्ट मनी अपनी मर्जी के प्राइस पर सेलिंग कर रहा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने 100 का आपने बिड लगाया, मान लो मैंने कॉल ऑप्शन बाय करना चाहता हूं, राइट, तो मैंने 100 की बिड लगाई। अब जो स्मार्ट मनी है वो तो आस्किंग वाली साइड में, क्योंकि वो तो सेलिंग करेगा, तो उसका मन कर रहा है कि नहीं मैं तो 110 में सेल करूंगा। और वहां पर क्योंकि फोमो बाइंग चल रही है तो इस क्राउड में एक बंदा तो आपको ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा कोई बात नहीं, 100 में नहीं, आप 110 में दो, क्योंकि निफ्टी तो 30,000 होने वाला है, अभी नहीं तो इसमें अगले महीने तक हो ही जाएगा।
तो उस टाइम तो ये 110 क्या मतलब ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हो, या किसी भी स्टॉक की अगर बात करो तो 110 पर वो जब एक आस्किंग प्राइस रखेगा तो उस क्राउड में से जो फोमो बाइंग कर रहा है वो रेडी हो जाएगा। फिर उसको पता है कि जितना ज़्यादा अग्रेसिवली वॉल्यूम आ रहा है, उसको पता है कि अब ये 150 भी देने को तैयार होगा इस क्राउड में से कोई, और इस क्राउड में से कोई 200 भी देने को तैयार होगा। तो वो जितना प्राइस बढ़ा सकता है वो उस महंगे प्राइस पर ऑप्शन को सेल करेगा, जबकि उसकी वैल्यू नहीं थी उतनी। जो क्वांट ट्रेडर है वो तो रिलेट कर पाएगा कि हाँ इस ऑप्शन का प्राइस इतना होना नहीं चाहिए, लेकिन जो रिटेल ट्रेडर है, जो क्वांट एनालिसिस नहीं भी कर रहा है, वो तो बस उसको फोमो बाइंग करनी है, उसको किसी बात से लेना देना नहीं, उसको तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है। अब जब मार्केट में पैनिक आता है तो वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो रिटेल ट्रेडर है जो कि पहले बिड वाली साइड था, अब वो आस्क वाली साइड में आ गया। अब आस्क वाली साइड में आ गया तो आप सोचो जो चीज 200 की उसने बाय की है, राइट, और अब मार्केट तेजी से गिर रहा है, तो वो सोच रहा है कि मैं 200 पर सेल कर दूं, लेकिन मार्केट में जब सेलिंग की बात आ रही है तो कोई तो 150 पर ही सेल करने को तैयार हो रहा है उसी सेम स्टॉक को, राइट। तो फिर जो बिड लगाने वाला है वो 200 वाले से क्यों खरीदेगा? जब स्टॉक वही है तो वो तो 150 वाले से खरीदेगा, राइट। और उस क्राउड में ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं नहीं नहीं 100 पर ही ले लो आप। तो सोचो इस 200 वाले के बारे में, जिसने ऑर्डर लगाया है 200 का, अगर ये एक लिमिट ऑर्डर लगाया है तो 100 वाला जो 100 में मार्केट में वो चीज मिलने लगेगी तो इसका ऑर्डर कभी एग्जीक्यूट होगा क्या? तो आंसर नहीं होगा। तो ये पैनिक करेगा। अब ये पैनिक करेगा तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा उसी पर उसको सेल कर देगा। तो जब उसको सेल करेगा तो अगर प्राइस यहां पहुंच चुका है तो यहां पर सेल हो जाएगा, यहां पहुंच चुका है तो यहां पर सेल हो जाएगा। तो इस बात का मतलब तो ये, इसका बेनिफिट उठा कौन रहा है? इसका बेनिफिट स्मार्ट मनी उठा रहा है। स्मार्ट मनी कह रहा है कि ये 200 में लिमिट ऑर्डर लगाकर बैठा हुआ है, राइट। उसको दिख गया कि यहां पर मार्केट में कोई 150 में भी सेल करने को तैयार है, तो वो 150 में खरीदेगा ही नहीं, वो कहेगा मैं तो इसको 100 में खरीदूंगा। तो उसे पता है कि इतना पैनिक हो रखा है मार्केट में, कोई 200 में खरीद के 100 में भी सेल करने को तैयार हो जाएगा। और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अभी 70 पर भी जाएंगे, 50 पर भी जाएंगे, सभी तरह के लोग मिल जाएंगे। तो जो पैनिक जब आता है तो ये यहाँ पर जो बिड है वो बहुत छोटी छोटी बिड लगाता है, छोटे छोटे प्राइस पर खरीदता है, बहुत छोटे से लो प्राइस पर। और क्योंकि वो क्वांट एनालिसिस करके बैठा हुआ है तो उसे ऑप्शन का फेयर प्राइस पता है कि ये तो इमोशन ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पर फेयर प्राइस की बात तो हो नहीं रही है, तो उसे इतने लो प्राइस पर चीजें मिल जाती हैं जितनी वो चाहता है, उससे भी ज्यादा लो प्राइस पर, क्योंकि पैनिक वहां पर सेलिंग हुई थी, राइट। तो जब लो प्राइस पर किसी भी स्टॉक को बाय किया, फिर उसके बाद पता है कि उसको फिर ये क्या करेगा, फिर वो सेलिंग करेगा इसकी। जब वो सेलिंग करेगा फिर आस्क प्राइस बढ़ाएगा, उसे स्टॉक में वहां भी बेनिफिट होगा। तो उसको तो दोनों तरफ से बेनिफिट है। तो वो ढूंढता रहता है कि कुछ ऐसा हो कि मार्केट में इमोशनल ट्रेडिंग करना लोग स्टार्ट करें, जो कि लगभग हर वक्त करते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट जब भी हैपन होता है कि सबको बाय करना होता है, शार्प फॉल आता है मार्केट में, सबको डर लग जाता है। अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो लोगों को मजा ही नहीं आता है मार्केट में। वो कहते हैं ये क्या मार्केट है, यहाँ पर ना तो ये ऊपर ही जा रहा है ना नीचे ही जा रहा है, तो ऑप्शन बायर के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं बचा, यहाँ पर तो जो ऑप्शन सेल कर रहे हैं उनको तो कुछ प्रीमियम मिल रहा है सेलिंग करके। साइडवेज मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा, ना तो बाइंग हो पा रही है और ना मार्केट में कोई बड़े मूव आने की वजह से कुछ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो सब के सब बोर हो गए। साइडवेज मार्केट से सारा क्राउड बोर होता है, गिरते हुए मार्केट में सबको फियर है, चढ़ते हुए मार्केट में सबको ग्रीड है। तो ये क्राउड का बिहेवियर लगभग एक जैसा एक्शन रहता है सबका। सो क्राउड यूजुअली रिएक्ट आफ्टर मूव ऑलरेडी स्टार्ट्स, दैट्स व्हाई रिटेल ट्रेडर एंटर लेट। अब सबकी जो मेन प्रॉब्लम आती है कि हमारी एंट्री लेट हो गई थी। एंट्री लेट आपकी होगी ही, क्यों? क्योंकि आपको आपका जो इमोशन है वो आया कहाँ पर, जहां पर एक्चुअल में डेटा जो कह रहा था कि ये ब्रेकआउट बन रहा है वहां पर नहीं। आपको जब बड़ी बड़ी कैंडल ऐसे बनने लगी तो आप मार्केट ऑर्डर लगा रहे हो कि मैं इसमें एंट्री कर जाऊं आप किसी भी तरह से, तो वहां लेट एंट्री होगी। वो जो बड़ी कैंडल बन रही थी उसके बारे में सोचो तो, कि ये तो बहुत सारी बाइंग के ऑर्डर आ गए हैं, तो ऑफकोर्स ग्रीन कैंडल तो बनेगी, एक नहीं, मैं तो कहता हूं 2 भी बनेंगी, हो सकता है 3 भी बने, राइट। लेकिन पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल जो ग्रीन बनी वहां पर आपने एंट्री की, तब तक उसे जो मार्केट मेकर जो बैठा हुआ था, जो वहां पर बहुत सारी सेलिंग कर रहा था, वो सारी सेलिंग कर चुका।
अब आपने यहां पर एंट्री ले ली, यहां पर एंट्री लेने के बाद उसको तो मार्केट रिवर्स करना है, रिवर्स तो करेगा ही, क्योंकि बहुत सारी सेलिंग की है तो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी करेगा। स्क्वायर ऑफ वाले जितने भी ऑर्डर होंगे वो सब बाइंग के ऑर्डर होंगे, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे की तरफ भागेगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो आपकी जो एंट्री है वो क्या हो गई, लेट हो गई। और एंट्री लेट होने का रीजन ये था क्योंकि आपने मार्केट ऑर्डर लगाया, जल्दबाजी में लगाया। ये बात आ रही है आपको समझ में। अब सवाल ये है कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मार्केट में निफ्टी का अगर एग्जांपल लें तो जैसे 22,000 पर था, फिर 22,500 हो गया, फिर 23,000 हो गया। जब वो यहां पर था तब आपने एंट्री इसलिए नहीं ली क्योंकि आपको श्योर नहीं था कि पता नहीं ऊपर कितना जाएगा अभी या नहीं भी जाएगा। फिर जब यहां पर आया तब भी आपने एंट्री नहीं ली क्योंकि आपको लगा अभी तो 500 पॉइंट ही बढ़ा है, यहां से देखना वापस हो सकता है। फिर जब ये 23,000 पर आ गया तो जो आप कह रहे थे कि नहीं नहीं यहां से नीचे जाना चाहिए, अब वो आपका व्यू ही बदल गया। सिर्फ इसलिए बदल गया क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है। अब बढ़ता जा रहा है तो फिर आपने सोचना भी बंद कर दिया। अब आप नहीं सोच रहे हो कि अब इस टाइम पर ये बुलिश है होना चाहिए या बेरिश होना चाहिए। अब तो बस आपने एंट्री इसलिए ले ली क्योंकि ये तो बढ़ता ही जा रहा है। अब यहां पर जब आपने बाइंग की है तो फिर आपकी एंट्री लेट हो गई क्योंकि जो आपका व्यू था वो सही था कि नहीं नहीं ये वापस जाएगा। ये व्यू था, यहां तक तो आपने रखा, उस पर आप कायम भी रहे कि हां आपने एंट्री नहीं ली थी, लेकिन फिर आपने देखा और बढ़ गया तो आप अपना ही जो व्यू था उसी को रॉन्ग मान के बैठ गए। अब ये वापस जा रहा है, तब आपको लगा, तब आपको रियलाइज हुआ, तब आपको एक रिग्रेट हुआ कि आपका जो व्यू था, आपका जो एनालिसिस था वो बिल्कुल सही था, लेकिन अब आप क्योंकि उसमें एंट्री कर गए हो तो अब आप स्टॉप लॉस हिट कराकर अपना लॉस कराओगे। तो ये जो सारी चीजें होती हैं तो ये सबके साथ होंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हुई है, राइट। तो जब भी मार्केट 23,000 पर पहुंचा था तो सब बुलिश हो गए थे। अब क्राउड ने पूरा इमोशन जो है वो फॉलो किया और कोई प्रोबेबिलिटी वहां पर थी नहीं कि अब फर्दर वहां पर बुलिश होना चाहिए मार्केट या नहीं। स्मार्ट मनी जो है वो अपोजिटली थिंक कर रहा है। स्मार्ट मनी, क्राउड क्या कर रहा है, देखो क्राउड तो ये कर रहा है कि वो एक्साइटमेंट को बाय कर रहा है, बहुत एक्साइटमेंट बना हुआ है, कुछ ऐसी न्यूज आ गई है, ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ अच्छा हो गया है और अब बुलिश 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 मार्केट। तो उसके बाद फिर वो ब्रेकआउट को बाय कर रहा है। न्यूज में एक हाइप बना दी है किसी न्यूज एंकर ने, कुछ ऐसी बाय, तो वहां पर बहुत सब लोग बाय कर रहे हैं। लेकिन जो स्मार्ट मनी है वो क्या है, वो क्या कर रहा है, वो बाय करेगा, लेकिन वो बाय करेगा फियर को, एक्यूमुलेशन करेगा जब भी लोग बहुत तेजी से पैनिक सेलिंग करेंगे, और फिर जो डिस्काउंट प्राइस पर जब चीजें मिलेंगी उनको बाय करेगा। वो लॉजिकली जाएगा। अगर मार्केट क्रैश हो रहा है तो उसे लॉजिक की भी जरूरत नहीं है, पैनिक हो रहा है सबको वो बाय करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये फेयर प्राइस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जितने भी लोग ये पैनिक सेलिंग कर रहे हैं वो सोच नहीं रहे हैं कि इस स्टॉक का प्राइस एक्चुअल में ये होना भी चाहिए या नहीं, या मैं इसे बहुत सस्ते में तो नहीं सेल कर रहा हूं या कर रही हूं, राइट। तो उस टाइम वो सोच नहीं रहे हैं, उसी का वो बेनिफिट उठा रहा है। अगर उसे क्वांट एनालिसिस के थ्रू उसका ऑप्शन का प्राइस ये कह रहा है कि इतना प्राइस होना चाहिए, राइट, तो उस प्राइस से नीचे उसे जितना भी मिलेगा तो वो लॉजिक नहीं लगाएगा कोई, उस प्राइस से नीचे जितना भी पैनिक सेलिंग हो रही है सारी की सारी एक्यूमुलेट करेगा वो, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज पर लेकर चलता हूं जो आपने हो सकता है कि पहले ऑब्जर्व ना की हो मार्केट में। इसको हम लोग कहते हैं इमोशनल साइकिल। ये जो वीडियो है आप देख रहे हो, ये बाकी की सारी वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी तो आपको मैं सिखा दूंगा, आपको क्वांट भी सिखा दूंगा, एल्गो भी सिखा दूंगा, ऑटोमेटिक सेटअप भी बन जाएगा, सब कुछ आप सीख लोगे, कहीं से भी सीख लोगे। लेकिन सवाल ये है कि जब तक आप उस इमोशनल जो साइकिल है उससे बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपका सीखा हुआ सब कुछ बेकार है। अगर आप 2 मिनट किसी से बात करते हो, है ना, और अगर आप हाइपर हो जाते हो, तो अगर आपको अपने इमोशन पर रियल लाइफ में कंट्रोल नहीं है तो आप ट्रेडिंग में भी सक्सेसफुल हो नहीं पाओगे। तो आपको अपनी रियल लाइफ में भी इमोशन पर कंट्रोल लाना पड़ेगा और ट्रेडिंग में फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा, वो अपने आप से एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप खुद को शांत रखना सीख सकते हो तो फिर आप ट्रेडिंग में भी कुछ काम कर पाओगे। अगर आप छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हो, डर जाते हो, ग्रीड में आ जाते हो, गुस्से में आ जाते हो, ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ होती हैं तो ट्रेडिंग में थोड़ा सा मुश्किल है।
बहुत थोड़ा नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि लगभग इम्पॉसिबल ही है कि आप सक्सेसफुल हो पाओगे। इसीलिए तो इतना बड़ा डेटा है 95% कि इमोशन नहीं। अगर आपने सोच लिया कि ये ट्रेड बन रही है ना, और अगर उसमें एज है तो आपको करना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको नहीं करना चाहिए। क्या आप अपने आप को रोक पाते हो? अगर आप नहीं रोक पाते हो तो ये मार्केट आपके लिए बना ही नहीं है। आपको उस साइकिल से बाहर निकालना है। तो मैं आपको वो इमोशनल साइकिल बताता हूं कि मार्केट में हर वक्त ये साइकिल चलता रहता है, और जो लोग उस साइकिल के अंदर हैं वो ऑलवेज लगभग हमेशा ट्रैप रहेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार उस साइकिल को समझ लो आप है क्या। पहला, मार्केट का जो साइकिल है वो ये कि मार्केट की जो साइकोलॉजी है वो हमेशा क्या होती है, रिपीट होती रहती है फॉर एवर। अभी नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी हो रही है, पहले हमेशा होती रही है, और आगे चाहे कुछ भी हो इस यूनिवर्स में आगे भी होती रहेगी जब तक ह्यूमन इन्वॉल्व हैं। वो बात अलग है कि मशीन्स के अंदर साथ अगर मशीन्स हैं आपस में ट्रेड कर रही हैं, वो नहीं। अगर ह्यूमन इन्वॉल्व है तो वहां पर इमोशन इन्वॉल्व होगा ही होगा, और उस इमोशनल साइकिल में जो रहेगा वो ट्रैप होगा ही होगा। स्मार्ट मनी हमेशा ट्रैप करेगा। पहला, इसको जो इस साइकिल का जो सबसे पहला जो स्टेप है इस साइकिल के अंदर वो है स्मॉल रैली मार्केट में आ गई। ठीक है, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, सबने देखा, एक छोटी सी रैली आ गई मार्केट में। मार्केट लेटर से 25,000 पर था, 25,300 पर चला गया किसी दिन। ठीक है, 300 पॉइंट की रैली आ गई। अब सबने एक ही जैसी चीजें सोचना स्टार्ट की। अब सबका आप माइंडसेट देखिए, मे बी मार्केट इंप्रूविंग। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हो गया है, मे बी मार्केट इंप्रूविंग। तो हम कुछ गलत तो नहीं सोच रहे, हम सब सही सोच रहे हैं कि हो अच्छा, अब लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहा है। 300 पॉइंट ऊपर चला गया आज तो। पहला, ये फर्स्ट साइकिल हो गया। अब दूसरा आएगा एक्साइटमेंट। अब फिर वो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू किया। मतलब पहले दिन तो 25,000 से 25,200 चला गया, फिर सपोज करो 300 चला गया, 300 पॉइंट चल गया पहले दिन। फिर अगले दिन क्या हुआ, वो अगले दिन फिर से 200 पॉइंट चल गया। अब निफ्टी 25,500 पर पहुंच गया। तो अब वो ट्रेंड कंटिन्यू किया, लगातार 2 दिन कंटिन्यू किया। अब हम क्या सोच रहे हैं, अब बायर्स जो है वो एंटर होना स्टार्ट हो गए। उन्होंने कहा अरे देखो, पहले 300 पॉइंट, फिर 200 पॉइंट, और ये जो सारी न्यूज आ रही थी ना, अब वो सब खत्म हो चुकी हैं, उनका इफेक्ट मार्केट में हो चुका। अब निफ्टी स्मूथली काम करेगा, सब लोग बुलिश हो गए मार्केट को लेकर। तो हमने कुछ गलत तो नहीं सोचा। हमने 300 पॉइंट के बाद 200 पॉइंट की और रैली आई और ट्रेंड कंटिन्यू कर ही रहा है, तो इसका मतलब हम सब बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो अब हम सब बायर हो गए उसके, करेक्ट। सेकेंड पॉइंट, फिर इसके बाद साइकिल में जो थर्ड पॉइंट आता है वो है यूरोफिया। यूफोरिया क्या कहता है कि मोस्ट डेंजरस फेज है, मार्केट कैन ओनली गो अप। अब जो मार्केट में सबने आपस में बात करना स्टार्ट की, और मार्केट में जितने भी तरह की मार्केट में रूमर्स फैलाई जा सकती हैं जिन तरीकों से, जैसे टेलीग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, वो सब ने फैलाना शुरू कर दिया। वो कैसे? सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब मार्केट कभी भी वापस नहीं आएगा। अब तो देखो, उस दिन 300 पॉइंट का मूव आया था, अब 200 का आ गया, यहां से 25,000 से नेक्स्ट टारगेट इज 27,000, ऐसे टारगेट मिलना स्टार्ट हो गए। अब मार्केट में सबको लग रहा है कि मार्केट अब केवल ऊपर जाएगा। ठीक है, अब जो रिटेलर है अब वो हैवीली लॉन्ग हो गया। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पहले दिन तो वो ये कह रहा था कि मार्केट जो है मे बी अब थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा है। दूसरे दिन मार्केट बहुत अच्छा हो चुका है और ज्यादा एंटर आ गए। अब तीसरे दिन तो मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। अब इस तरह का सिनारियो बन गया। साइकिल में 3 स्टेप हो गए। चौथा, अब मार्केट ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब मार्केट अचानक से रुक गया। अब मार्केट स्टॉप प्राइसिंग। अगले दिन ऐसे 3-4 दिन तक बढ़ा, 1 वीक तक बढ़ा, 2 वीक तक ऐसे बढ़ा, फिर अचानक से मार्केट में 400 पॉइंट का फॉल आ गया। अब क्या हो गया, अब एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी क्या कह रहा है, अब लोग कंफ्यूज हो गए। अब मैं भी कंफ्यूज हो गया, आप भी कंफ्यूज हो गए, अरे ये तो मार्केट सीधा ऊपर ही जाना चाहिए था, ये 400 पॉइंट नीचे वापस कैसे आ गया। अब वहां पर कंफ्यूजन आ गई कि अब हम मार्केट को लेकर बुलिश रहें या क्या करें। अगले दिन मार्केट कंटिन्यू फिर से गिरा। अरे अब तो लग रहा है कि हम ट्रैप हो गए।
और अगर हम ट्रैप हो गए हैं तो ये फिफ्थ नंबर पर आता है ये वाला साइकिल कि हम ट्रैप हो चुके हैं और प्राइस ने स्टार्ट कर दिया है फॉलिंग। ठीक है, तब भी कुछ लोगों में पेशेंस था, उन्होंने कहा कि प्राइस पहले दिन 400 गिरा, मतलब जब स्टॉप किया उसके बाद 400 गिरा, अगले दिन फिर 150 पॉइंट गिर गया। तो कुछ लोगों में पेशेंस था, लेकिन जब अगला दिन आया और फिर मार्केट कंटिन्यू 200 पॉइंट और गिरा, तो वहां पर सबको क्लियर हो गई कि बात कि ये जो 1 वीक की रैली थी अब ये वापस से मार्केट वहीं आ गया, इसका मतलब और फर्दर गिरेगा। अब वहां पर मास सेलिंग स्टार्ट हो गई, राइट। मैंने भी सब सेल कर दिया, जो मैंने बुलिश नेचर का सोचकर मैंने बाय किया था वो सब सेल कर दिया, राइट। आपने भी सब सेल कर दिया, हम पूरे क्राउड ने सब कुछ सेल कर दिया। दिस इज साइकिल में स्टेप नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, फिर फाइनली जब वहां पर ट्रेडर ने गिव अप कर दिया, और गिव अप करने के बाद वहां पर सब लोगों का लॉस हुआ, सबका लॉस इसलिए हुआ, और फिर या तो किसी का थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुआ तो वो थोड़े से निराश हो गए कि अरे हमने तो सोचा था कि एक अच्छी खासी बुलिश रैली मिलेगी, एक अच्छी जगह पर पोजीशन भी बन गई थी और ये मार्केट तो वापस आ गया, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट का जो सोच रहे थे वो तो हुआ ही नहीं। तो वहां पर एक निराशा मार्केट के अंदर फैल गई, पूरे उस क्राउड के अंदर। ठीक है, हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब फाइनली फिर से वो होप बिगिन हुई, लोगों ने आपस में बात करना शुरू किया, कोई बात नहीं, हो सकता है कि इस बार मार्केट जो है हमें कुछ भी नहीं देकर गया, लेकिन हम देखो आज मार्केट फिर से 200 पॉइंट ऊपर गया है, तो फिर से लग रहा है, फिर से वो स्टेप 1 आ गया कि अब लग रहा है कि मार्केट इंप्रूव हो रहा है। तो आप देखो कहानी स्टार्ट कहां से हुई है कि मार्केट इंप्रूव हो रहा है, और फिर ये पूरा साइकिल घूमकर आ गए और फिर से वही बातें शुरू हो गई कि लग रहा है कि मार्केट इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि आज भी 200 पॉइंट का मूव अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। तो जब गिरते हुए मार्केट में किसी भी दिन मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो पहले ही दिन सबका पूरे क्राउड का यही स्टेटमेंट आता है कि लग रहा है कि मार्केट इंप्रूव हो रहा है। फिर अगले दिन और बाय करना, एंटर करना स्टार्ट करते हैं अगर वो थोड़ा सा बुलिश रहता है, और फिर अगर वो अगले दिन भी बुलिश हो गया तो सब एंट्री कर जाते हैं, और फिर से वो पैनिक सेलिंग और वो पूरा साइकिल चलता है और लास्ट में आकर वहीं खड़े हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है कि मार्केट जो स्मार्ट मनी है वो एक्यूमुलेट करता है, जब भी मार्केट में फियर आता है तो वो खूब एक्यूमुलेट करता है, खूब बाइंग करता है, और जब भी मार्केट में लेकर एक रूमर फैल गई या फिर आपने सोचा कि नहीं अब तो मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगा, तब वो वहां पर बहुत सेलिंग करता है। तो ये जो साइकिल है, इस साइकिल के ट्रैप से आपको बचना है। अब सवाल है कि कैसे बचें। इस ट्रैप में तो हम कब से फंसे हुए हैं, और इस ट्रैप में ही रहकर तो हमने कितना बड़ा बड़ा लॉस करा लिया है मार्केट में। तो इस ट्रैप से बाहर निकलने की जरूरत है, और वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो एज है, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट अंडररेटेड एज जो है मार्केट में, वो है पेशेंस। सिर्फ मार्केट में ही नहीं, रियल लाइफ में भी अगर रातों रात कुछ करना चाहते हो तो वो तो इम्पॉसिबल है, वो तो होगा ही नहीं। एक प्रोसेस से तो निकलना पड़ेगा। मेरे कई स्टूडेंट हैं जो बहुत ही इम्पेशेंस हो जाते हैं, बोले कि फटाफट से सिखा दो, सब कुछ जल्दी जल्दी सिखा दो, जो कुछ सिखाना है जल्दी से बता दो, या फिर ऐसा करो सब स्किप करो, केवल वो काम वाली बात बता दो कि बस क्या कर दें ऐसा कि आज ही मतलब सब कुछ हो जाए, जो चाहिए मार्केट से वो सब कुछ आ जाए। तो वो प्रोसेस से नहीं जाना चाहते हैं, कई बार वो बहुत इम्पेशेंस हो जाते हैं, और मैं भी उनका टेस्ट लेता रहता हूँ। मैं भी उनको कोई ऐसी बात नहीं बताता हूँ, मैं भी बहुत पूरी दुनिया भर की खूब थ्योरी बताता हूँ उनको, जितनी हो सकती है खूब थ्योरी अंदर डेप्थ में लेके जाता हूँ। तो वहाँ पर टेस्ट होता है उनका इम्पेशेंस का कि क्या वो सीखने की इच्छा रखते हैं या नहीं, और अगर नहीं रखते हैं सीखने की इच्छा तो उनका इम्पेशेंस सामने आ जाता है कुछ ना कुछ, अरे सर थोड़ा स्किप करो ये सारा कुछ, थोड़ा सा बढ़िया सी चीज़ बता दो कोई जल्दी से। तो उस तरह से उनको टेस्ट भी करता रहता हूँ कि जैसे जैसे उनका पेशेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ अभी और सीखना है, अभी और सीखना है, अभी और सीखना है, जितनी सीखने की इच्छा बढ़ेगी तभी जाकर मार्केट में कामयाब हो पाएंगे। एक पियानो बजाने के बारे में सोचो आप, थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि हम लोग ना पियानो बजाना सीखना चाहते हैं। तो पियानो पर मान लो मैं हूँ, मैं जानता ही नहीं पियानो में क्या, कौन सी चीज़, कौन सा बटन दबाऊंगा, क्या म्यूजिक आएगा, कुछ भी नहीं पता। तो मैं पहले दिन तो उस पर टिंग 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 कुछ ना कुछ करूँगा उस पर, राइट। फिर उसके बाद कोई
म्यूजिक नोट की जो बुक थी, कोई नोटबुक थी, उसको सामने रखा, उसको देख देख कर करूँगा चीज़ों को, राइट। फिर और प्रैक्टिस करूँगा, तब एक लेवल धीरे 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 बढ़ेगा और एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पर मुझे किसी नोटबुक की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे किसी टीचर की ज़रूरत नहीं होगी, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं होगी, और मैं इस लेवल पे चीज़ें कर पा रहा हूँ कि जो मेरे माइंड में चल रहा है, जो म्यूजिक मेरे माइंड में है, वो मैं वहाँ पर प्ले कर पा रहा हूँ उसको बिना देखे हुए, राइट। लेकिन इसमें लगेगा टाइम। अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे ऐसा करो सर, सब स्किप करो, मुझे आज ऐसा बना दो कि मेरे माइंड में जो म्यूजिक चल रहा है मैं बस वो बजाता रहूँ इस पर, दैट इज़ इम्पॉसिबल, कोई भी नहीं कर सकता। और अगर कोई इस तरह का दावा कर रहा है तो आप समझ जाओ कि वहाँ पर कुछ तो फ्रॉड चल रहा है, कुछ तो फेक चल रहा है। कैसे हो पाएगा ऐसा कि आप आए हो, आज पियानो बजाना जानते नहीं हो, और आप कह रहे हो कि जब मैं आज 1 घंटे बाद आपके पास से उठूं तो ऐसा कर देना कि मेरे माइंड में जो म्यूजिक चलता हो वही उस पर बजता हो। न, इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। तो एक प्रोसेस से गुजरना है और लंबी यात्रा है। अगर बहुत शॉर्टकट में कुछ भी करना है तो वो होगा नहीं। तो इसलिए पेशेंस जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, यही आपकी एज मार्केट में बनेगी। वाई पेशेंस मैटर? मोस्ट मार्केट टाइम कैसा होता है? नॉइजी होता है, बहुत चॉपिंग मार्केट है, मार्केट में रैंडमनेस बनी रहती है, पता ही नहीं चल रहा कि मार्केट बुलिश है, बेरिश है। ज़्यादातर टाइम आपको पता ही है 60-70% टाइप मार्केट साइडवेज रहता है, हमेशा बड़े बड़े मूव मार्केट में नहीं आते हैं, ज़्यादातर टाइम साइडवेज रहता है। अगर आप डेटा को उठाकर देखोगे, कैलकुलेशंस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक बड़ा परसेंट साइडवेज वाला है। तो हाई क्वालिटी सेटअप्स आर रेयर। और ये बात भी ध्यान रखना कि मार्केट साइडवेज रहता है इतनी बड़ी परसेंटेज में, उसका भी रीजन है। वो साइडवेज का मतलब ये है कि वहाँ पर धीरे 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 ऑर्डर लगाए जा रहे हैं, बाइंग की जा रही है। तो जो आप मार्केट प्रोफाइल में, या जिसे आप वॉल्यूम प्रोफाइल कहते हो, उसका जो हाई जो वॉल्यूम वाला जो एरिया रहता है, राइट, वहाँ पर, या मैं कहूँ कि जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल रहता है, उस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पर ज़्यादातर टाइम वहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रहा होता है, चाहे वो बाइंग का हो या सेलिंग का हो, राइट। तो वो मार्केट ज़्यादातर टाइम साइडवेज रहने के पीछे भी रीजन है। लेकिन सवाल ये कि मार्केट साइडवेज है तो आपका माइंड क्या कहना चाहिए? आपको उस म्यूजिक की तरह जो आपके माइंड में चलता है और जो आप बजा देते हो, राइट, आप उस म्यूजिक को प्ले कर देते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मार्केट साइडवेज है तब भी तो मैं कहता हूँ कि आपको वहाँ पर दिखना चाहिए, आपके माइंड में वो बात आनी चाहिए कि अच्छा ये साइडवेज है, अच्छा इसका मतलब तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रहा है। यहाँ पर जो मार्केट मेकर है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा ऑर्डर है ना, तो एकदम से तो मार्केट में फेंक नहीं देगा उस ऑर्डर को, वो धीरे 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 करके लोगों को सेल कर रहा है। तो इसलिए मार्केट साइडवेज है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, राइट। जब एक बार वो ऑर्डर पूरा एक्यूमुलेट कर लेगा, फिर उसके बाद मार्केट किसी एक डायरेक्शन को पकड़ेगा, राइट, डिपेंडिंग ऑन कि सेलर हावी हो गया या बायर। सो रिटेल का जो बिहेवियर है वो कोई सेटअप नहीं है, आई विल ट्रेड एनीवे, ये वाला जो बिहेवियर है ना, इसी वजह से अगर आप सेबी का जो डेटा है, अगर उसकी बहुत डेप्थ में जाकर अगर कभी भी रिसर्च की गई और लोगों से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ था, या लोगों ने अपनी ट्रेड बुक को चेक किया कि ऐसा क्यों हुआ था कि उन्हें लॉस हुआ था इतना बड़ा बड़ा, तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि वो यही निकल के आएगा कि ज़्यादातर रिवेंज ट्रेडिंग वहाँ पर हो रही थी, और ज़्यादातर टाइम मार्केट में कोई एज नहीं थी, लेकिन सिर्फ क्योंकि ट्रेड करना था इसलिए ट्रेड की गई थी। तो इसलिए कोई सेटअप से लेना देना नहीं, ट्रेड करना है किसी भी तरह से। तो जो प्रोफेशनल बिहेवियर होता है वो ये होता है कि मार्केट में कोई एज नहीं है। इस लाइन को ना आप याद कर लो, ये वाली लाइन याद करने जैसी है। कौन सी वाली लाइन? कि जो प्रोफेशनल बिहेवियर है वो ये है कि मार्केट में अगर कोई एज नहीं है तो कोई ट्रेड भी नहीं होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगर मुझे 6 महीने तक कोई अगर एज ना मिले, अगर मार्केट में 6 महीने तक एज ना मिले तो मैं 6 महीने ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मार्केट में मुझे रोज एज मिलेगी तो मैं रोज ट्रेड करूंगा। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या मार्केट में जो चीज़ें मेरे हिसाब से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो फिर ट्रेड करने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता। लेकिन जनरली लोग तभी ट्रेड करते हैं, एनीवे करना ही करना है। डिसिप्लिन, पहला तो आपने देख लिया, पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस मैंने किस सेंस में कहा कि अगर ट्रेड नहीं बन रही है तो नहीं करना, उसको कहते हैं पेशेंस करना। तो आप अपना ट्राई करके देखो, 10 दिन तक अगर आपको लगे कि नहीं वो एज नहीं है मार्केट में, तो आप 10 दिन ट्रेड मत करो, बिल्कुल मत करो, ठीक है।
तो धीरे धीरे ऐसे पेशेंस लेवल डेवलप हो जाएगा। दूसरा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन मीनिंग फॉलोइंग द सिस्टम इवन व्हेन योर इमोशन डिसएग्री। आपने कितनियों बार आपके साथ हुआ होगा और आप रिलेट भी करोगे कि एक स्टॉक जो आपने बाय किया था और वहां पर पैनिक सेलिंग में आपने सेल कर दिया और आपका जो इमोशन था उसने पैनिक सेलिंग करवा दी आपसे, जबकि जब आपने स्टॉक बाय किया था तो आपने इतनी रिसर्च की थी उसके ऊपर, सारा बैकग्राउंड चेक किया था, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट पढ़े थे, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया था और आपने जब उसको बाइंग का ऑर्डर लगाया था तो आप इतने खुश थे और आपने ये कहा था कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो अगर कुछ बहुत बुरा ना हो जाए इस कंपनी के साथ, मैं इसको ताउम्र अपने साथ रखूंगा, ये एक ऐसी कंपनी है जिस पर मैं ताउम्र पैसा लगा सकता हूं। तो जब आप उसे बाय कर रहे थे तब आप अपने आप से ये प्रॉमिस कर रहे थे कि इतना अच्छा बैकग्राउंड है, मैंने इतनी अच्छी रिसर्च की है, और थोड़ा सा कुछ हुआ, वो सारा आपका जो खुशी थी, वो जो सारा रिसर्च था, वो सब फेल हो गया, आपने पैनिक सेलिंग कर दी और वो स्टॉक 2 दिन में ही रिकवर करके आपके प्राइस से ऊपर आ गया जब आप सेल कर चुके थे। तब आपको बहुत रिग्रेट हुआ कि ये इतनी अच्छी कंपनी है, मेरी रिसर्च के हिसाब से अच्छी कंपनी है, और फिर भी मैंने इसको सेल कर दिया और अब इसका प्राइस कहां से कहां पहुंच गया। तो आपको अपनी रिसर्च पे ही भरोसा नहीं है क्योंकि आपका इमोशन उस रिसर्च पर हावी हो गया। उसे कहते हैं कि आप डिसिप्लिन ना होना। तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन इज टेकिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाने में लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, हम क्यों स्टॉप लॉस लगाएंगे, हमारी रिसर्च कह रही है कि सब कुछ ठीक है और ये जो मैंने कह दिया वो बस कह दिया, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, बाकी सबकी रिसर्च फेल होगी, मेरी नहीं होगी। ये भी गलत है। गलती किसी से भी हो सकती है। मेरे साथ अगर मैं 10 दिन ट्रेड करूं, मेरे साथ 10 दिन ऐसा हो सकता है कि 10 के 10 दिन लॉस हो, लेकिन बड़ा नहीं होगा। इस बात की गारंटी कि वो बड़ा नहीं होगा। हो सकता है पूरे मंथ में लॉस में रहूं, लेकिन बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि पता है कि कहां पर चीजों से बाहर हो जाना है। मतलब ये पता है कि कहां पर अब मेरा सेटअप काम कर ही नहीं रहा है, तो वो बाहर होना पता होना चाहिए। इसका मतलब डिसिप्लिन के अंदर स्टॉप लॉस सबसे जरूरी चीज में आता है। स्टॉप लॉस अगर मान लो नहीं लगाते हो तो वो एक अलग मेथड है कि आपने हेजिंग वाली स्ट्रेटेजी यूज करते हो, लेकिन जरूरी है, मतलब बाहर होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वेट करते रहना, नहीं नहीं ऊपर आएगा, जो होप ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी लॉस में आ गया, ये वापस से ऊपर चला जाएगा, वो नहीं जाएगा। और आपने ये एक्सपीरियंस किया भी होगा। नो रिवेंज ट्रेडिंग, ये सबसे जरूरी है कि रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। और मेरे पास तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर मेरा इतने लाख का लॉस है और बस उसको रिकवर करा दो। वो अगर हो गया है तो इसका मतलब आपने इमोशनली वो लॉस करवाया है, नहीं तो इतना बड़ा लॉस होने का कोई मतलब ही नहीं था। इसका मतलब कोई रिस्क मैनेजमेंट था ही नहीं। आपके पास एक कैपिटल जो थी, उस कैपिटल का 1% ही तो लॉस हो सकता था। आपके पास तो कैपिटल ही नहीं रही, आपकी पूरी कैपिटल खत्म कैसे हो गई? सोचो आप इस बात को एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, आपकी सारी कैपिटल कैसे खत्म हो गई? एक कैपिटल का एक लॉस हुआ होगा तो एक परसेंटेज का हुआ होगा ना, जो आपने डे 1 डिसाइड किया कि 2% ही लॉस करा सकते हैं, 5% ही लॉस करा सकते हैं, यही तो हुआ होगा ना। और अगर आप कह रहे हो कि वो 5% करके आपने सारा लॉस कर दिया, तो यहां पर भी इसका मतलब आपको कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। इसका मतलब आपने अपनी जो स्ट्रेटेजी था उसको चेंज ही नहीं किया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने 2% का टारगेट रखा था और स्ट्रेटेजी भी चेंज कर दी थी और फिर भी लॉस हो गया था? या आपने एनालिसिस करने का तरीका बदल दिया था तब वो चेंज हो गया? अगर मान लो आपने 5% करके पूरी कैपिटल का लॉस कर दिया है, तो वहां पर जरूर आपने अपने सेटअप को चेंज नहीं किया होगा। जब आपका लगभग 20 से 25% अगर कैपिटल चला जाता है एक सेटअप से, एक स्ट्रेटजी से, तो वो सिग्नल होता है कि आपके सेटअप को चेंज करने की जरूरत है। सारी चीजों को दोबारा से एनालाइज करने की जरूरत है कि ये 25% कैपिटल चला कैसे गया। आप कह रहे हो कि मेरी सारी कैपिटल जा चुकी है और अब मैं उस सारी कैपिटल को लाने के लिए फिर से और कैपिटल लेकर आया हूं मार्केट में। तो अगर आप उसे नहीं बचा पाए थे, तो ये जो नई कैपिटल आप लेकर आए हो, जिस भी तरीके से लेकर आए हो, ये आप समझो कि आप उसको कहीं पर ऐसे ही दान कर दो, वो तो लॉस में ही जाने वाली है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उसको रिकवर करने के लिए मार्केट में आए हो। ये सोच, ये इमोशन के साथ आए हो कि मुझे रिवेंज ट्रेडिंग करनी है। तो अगर आप इस इमोशन के साथ लेकर आए हो, तो वो जो पैसा आप लेकर आए हो वो कुछ दिनों का और है, वो भी आपके पास से जाने वाला है। और
कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया भी है, पहले रिवेंज ट्रेडिंग करने के लिए और कैपिटल लेकर आए, फिर वो भी चली गई, फिर और लेकर आए, फिर वो भी चली गई, और अभी भी नहीं मान रहे हैं, एडिक्शन हो गया है उनको। पोजीशन साइजिंग की भी बात करते हैं तो जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए इसलिए लोग पोजीशन साइज बहुत बढ़ा देते हैं, और वो पोजीशन साइज बढ़ाकर सोचते हैं कि जितना बड़ा ऑर्डर होगा उतना बड़ा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, लेकिन जितना बड़ा ऑर्डर आपका होगा उतना ही बड़ा लॉस भी देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में तो सोचा ही नहीं आपने। तो पोजीशन साइजिंग पर बहुत ध्यान रखना है, रूल्स को फॉलो करना है, एक एनालिसिस, प्रॉपर प्री ट्रेड एनालिसिस होना चाहिए, फिर ट्रेडिंग के जब टाइम पर वहाँ पर कंटिन्यू एनालिसिस की ज़रूरत है, और फिर इसके बाद पोस्ट ट्रेड एनालिसिस। तो प्री ट्रेड एनालिसिस, ड्यूरिंग द ट्रेड एनालिसिस, ठीक है, और फिर इसके बाद पोस्ट ट्रेड एनालिसिस। ये तीनों एनालिसिस अगर आप कर रहे हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस हैं, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, राइट। लेकिन अगर इनमें से आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो चांस नहीं है आप फेल होगे, नॉट बिकॉज ऑफ क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी बैड है, हो सकता है आपका सेटअप भी अच्छा हो, बिकॉज क्योंकि आप इमोशन जो है वो आपके ओवरराइड कर जाते हैं आपके सिस्टम को। तो सिस्टम लोग बहुत सीखते भी हैं चीज़ों को, सीखने के बाद एक सिस्टम बना भी लेते हैं, लेकिन जो आपके इमोशन है वो सब फेल करा देते हैं। सो डिसिप्लिन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कुछ कॉमन इमोशनल मिस्टेक्स हैं जो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आगे से नहीं करेंगे। वो ये हैं कि कभी भी फोमो में नहीं रहेंगे, मूव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मैं उसको अभी भी चेंज करूंगा, वो तो आगे निकल चुका है, मन भी कह रहा है, दिल भी कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो अब जा चुका, लेकिन नहीं नहीं चलो जंप कर जाते हैं, क्या पता अभी भी कुछ बचा हुआ हो उसमें, और जंप करने के बाद फिर वो वापस चला जाता है, वहीं से वापस जाता है, फिर आपको लगता है कि मार्केट मेकर आपके पीछे पड़ा हुआ है, सिर्फ ऐसा नहीं है। दूसरा, रिवेंज ट्रेडिंग, बहुत बड़ा लॉस हो गया, अब क्या करें, अब तो मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, मैं मार्केट से लेकर रहूंगा या रहूंगी। तो मार्केट से तो आप पैसा वापस नहीं ले पाओगे, ऐसे नहीं ले पाओगे जिस तरह से आप मार्केट में पैसा वापस लेने आए हो। एक इमोशन के साथ आए हो तो बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो इमोशन को साइड में करो, सिस्टम को आगे रखो, एनालिसिस पर अपनी जो आपका जो एनालिसिस है उस पर थोड़ा सा बिलीव रखो कि हाँ वो सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर उसमें वो नहीं कर रहा वर्क तो फिर सोचो क्यों नहीं कर रहा, क्या यहाँ पर मिस्टेक है, फिर उसको करेक्ट करो, फिर दोबारा से मार्केट में जाओ, फिर से उसे करेक्ट करो। अगर मान लो नहीं कर रहा वर्क, अगर कर रहा है तो उसको फॉलो करते रहो, इमोशन को फिर बीच में मत आने दो। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस तो सबसे बड़ा मार्केट में एक, अगर हम सर्च करेंगे कभी कि लोगों को लॉस क्यों होता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे किसी भी गैम्बलिंग में आप जाओगे, कभी हम और आप कभी किसी दिन गैम्बलिंग करने के लिए गए, तो वहाँ पर सपोज करो हम पोकर खेल रहे हैं या कुछ अदर कोई भी गैम्बलिंग वाला गेम, तो वहाँ पर आप देखोगे कि आपने स्टार्टिंग में पहला गेम जीत लिया, तो आप लगभग हर आदमी को बता दोगे, अपने रिलेटिव्स को, सारे फ्रेंड को बता दोगे कि मैं तो लास वेगास गया था, वहाँ पर तो पोकर में मैं विनर हूँ, मतलब मेरे जैसा तो कोई नहीं खेल सकता। एक दिन अगर निफ्टी में बेनिफिट हो गया एक अच्छा बड़ा, जिसकी आपको भी उम्मीद नहीं थी, तो फिर आपको लगेगा कि अब सारी नौकरी छोड़ो, ये सारे बिजनेस बंद करो, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। 10 मिनट के अंदर तो इतना पैसा आ गया था जितना मैं पूरे महीने में कमाता था। अब इन सब बातों का कोई मीनिंग नहीं है, अब तो मैं किंग हूँ और मैं अब आपको कल भी इतना ही पैसा बनाकर दिखाऊंगा। और आपने शाम को सबको बता दिया, सारे दोस्तों को फ़ोन कर दिया कि अब सब बंद कर रहा हूँ, नौकरी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने वो किया है जो कोई नहीं कर पाया। अगले दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन फिर आपको लॉस हुआ, और इतना लॉस हुआ कि जो पहले दिन प्रॉफिट आया था वो तो गया ही, आपकी जेब से भी पैसा गया। फिर आपने किसी को फ़ोन नहीं किया, फिर नहीं बताया किसी को कि अब मुझे इतना लॉस हो गया है। तो आपको ऐसी बहुत सारी यूट्यूब पर भी वीडियोस दिखेंगी जिसमें वो बताते हैं कि आज मुझे इतना बड़ा बेनिफिट हुआ है। सिर्फ उसी दिन बताते हैं या हर दिन बताते हैं, ये भी देखने वाली चीज़ है कि जिस दिन लॉस हुआ क्या वो उस दिन भी बता रहे हैं, या जिस दिन प्रॉफिट हुआ है सिर्फ उसी दिन बता रहे हैं। तो ये भी चीज़ है। तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाना कि एक विनिंग ट्रेड होने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना कि अब तो बस ये सिस्टम मेरा जो है ना, ये ऐसा सिस्टम है जो किसी को नहीं पता है और अब ये वर्क करेगा ही करेगा, तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। इससे भी बच के रहना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि एक और कॉमन मिस्टेक है, वो है फियर ऑफ पुल बैक, एग्जिट विनिंग ट्रेड टू अर्ली। अपने सिस्टम के ऊपर जब भरोसा नहीं होता है ना, तो डर लगता है कि ये जो पैसा आ गया है इससे लेकर बाहर हो जाओ।
अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है, आपको अपने टारगेट पर जो आपने एनालिसिस किया उस पर भरोसा नहीं है और जल्दी से बस छोटा सा प्रॉफिट लेकर बाहर हो जाओ। लॉस हो तो होप में रहो कि वो वापस जाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो बस उसे जल्दी से लेकर बाहर हो जाओ और अपने सिस्टम से, जो आपका सिस्टम कह रहा है, जो आपका एनालिसिस कह रहा है, उससे पहले ही बाहर हो जाओ। तो इसे फियर ऑफ पुल बैक कहते हैं कि मार्केट में कहीं ऐसा ना हो पुल बैक आ जाए। तो इसका मतलब यहां पर भी एक इमोशन आ गया है, वो इमोशन कौन सा है? पुल बैक ना हो जाए, ये फियर। ठीक है। हाउ इमोशन क्रिएट प्राइस एक्शन। जितना भी आप चार्ट देखते हो, कैंडल्स देखते हो, ये सारा प्राइस एक्शन किससे बनता है? तो आंसर है इमोशन से बनता है। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो ग्रीन और रेड कैंडल हम देख रहे हैं इतने सालों से, वो सब इमोशन है? तो आंसर है हाँ। हर कैंडल नहीं है, वो इमोशन को बता रही है कि वहां पर लोग कैसा इमोशन दिखा रहे हैं, एक क्राउड का बिहेवियर कैसा है। कैंडल कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कुछ ऐसी चीज बता रही है जो मार्केट में क्या होने वाला है। नो, कैंडल वो चीज है जो आपको बता रही है कि लोग अभी मार्केट में कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो जब एक कैंडल बने तो उसे सोचो, आप देखो ऐसे कि अरे वाह, लोग तो सब ये फील कर रहे हैं। तो कैंडल को फीलिंग की तरह लेकर चलो। हाउ इमोशन क्रिएट प्राइस एक्शन। रैली स्टार्ट होती है, ओनली स्मार्ट मनी बाइंग। ठीक है। ब्रेकआउट जब भी होता है, रिटेलर एंटर करता है। ठीक है। जब भी वहां पर ऐसा होता है कि जो लेट बायर होते हैं वो एंट्री करते हैं, तो मार्केट एकदम फ्लड, बहुत तेजी से भागता है। स्मार्ट मनी एग्जिट कर लेता है, तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फेस आ जाता है। ठीक है। तो यहां पर एक प्राइस एक्शन बन गया। कैसा? कि मार्केट मेकर ने बाइंग की, स्मार्ट मनी बाइंग कर रहा था, मार्केट ऊपर गया। सही है। फिर वहां पर रिटेल ट्रेडर ने एंटर कर लिया और ऊपर गया। फिर जो लेट एंट्री वाले थे उन्होंने भी एंटर कर लिया और ऊपर गया। अब ध्यान रखना, यहां से यहां तक कौन था? स्मार्ट मनी था। ठीक है। यहां से यहां तक कौन था? रिटेलर था। यहां से यहां तक कौन था? जो लेट एंट्री वाले थे, लेट एंट्री वाला। ठीक है। अब जो स्मार्ट मनी का ये जो इतना बड़ा ऑर्डर था बाइंग का, उसकी वजह से जो मार्केट ऊपर गया था उसमें रिटेलर ने एंट्री की, लेट एंट्री वालों ने भी एंट्री की। अब क्योंकि इसको काफी अच्छा प्रॉफिट हो चुका होगा, वो तो यहां पर बाइंग कर चुका था ना स्मार्ट मनी, राइट? तो अब उसका तो काफी अच्छा प्रॉफिट हो चुका, अब वो एग्जिट कर रहा है। अब एग्जिट कर रहा है, मार्केट तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है, राइट? कहां तक आएगा? जहां से स्मार्ट मनी ने बाइंग शुरू की थी। अब मार्केट यहां पर आ गया, तो ये लेट एंट्री वालों का सबका स्टॉप लॉस हिट हो चुका, सबका लॉस हो चुका। जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं उनका सबका स्टॉप लॉस हिट हो चुका, उन सबका लॉस हो चुका। ये तो यहां से सेलिंग करने गया था और वहां से वापस लेकर आया। तो कई बार तो ऐसा होगा कि यहां तक आएगा, कई बार ऐसा होगा केवल रिटेलर जो ये जो प्राइस है जहां तक उसने बाइंग किया उससे ऊपर का सारा सेल कर देगा, तो मार्केट यहीं तक वापस आया। ठीक है। ये मैंने आपको एक प्रोसेस बताई, ये चार्ट पर ऐसे नहीं दिखती है, चार्ट पर ये ऐसे दिखती है। ये गया, ये रेजिस्टेंस था, ये गया और ये वापस आ गया, ये ऐसा दिखता है चार्ट पर। समझ आ रही है बात आपको? तो चार्ट जो भी आपको दिखाता है कि ये फेल्ड ब्रेकआउट वाला जो मैंने आपके सामने बनाया है, चार्ट जो दिखाता है वो दरअसल इमोशन चल रहा होता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस जो आता है वही फेल्ड ब्रेकआउट कहलाता है। रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है, सारा रिटेल ट्रेडर जो है वो ट्रैप हो जाते हैं और इस तरह से वहां पर मार्केट में कुछ चार्ट बनते हैं, जैसे कि मार्केट में डबल टॉप का बनना, जैसे कि मार्केट में फेक आउट का बनना, ये मार्केट में फेक आउट का बनना, स्टॉप हंट जहां पर स्टॉप लॉस हिट कराना, ठीक है, वोलाटिलिटी का स्पाइक करना। ये सारी चीजें जो पैटर्न आप मार्केट में देखते हो, जितने भी तरह के मैंने आपको पैटर्न बताए, चाहे कप हैंडल हो, चाहे डबल टॉप डबल बॉटम हो या एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब के सब दरअसल इसी ये जो इमोशन साइकिल है उसी इमोशन साइकिल से ही चल रहा है। तो सोचो कब से ट्रेडिंग चल रही है, तब से इमोशन साइकिल वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। आपका काम है उस इमोशन साइकिल से बाहर आना और जहां स्मार्ट मनी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में जाना। अगर आप स्मार्ट मनी के साथ खड़े हो जाओगे तब वहां पर जो ट्रेड बनेंगी वो हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड होंगी। अगर आप उस साइकिल के थ्रू जा रहे हो अगर ट्रेड करने, तो वहां पर बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका लॉस हो जाए। एक जो क्वांट ट्रेडर होता है वो ऑप्शन के प्राइस को
सिर्फ ये देखता है कि इसकी प्राइजिंग करके कि ये प्राइस फेयर प्राइस है, उससे लो प्राइस पर मिल रहा है या उससे हाई प्राइस पर मिल रहा है। स्मार्ट मनी भी तो यही करता है, पैनिक के केस में उसे लो प्राइस पर चीजें खरीदता है ना, और जब सेल करना होता है, जब बुलिश हो जाते हैं सब, तो हाई प्राइस पर करता है। तो आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। अब मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क बताने जा रहा हूं जिस फ्रेमवर्क को अगर आप फॉलो करोगे तो ये जो इमोशनल साइकिल मैंने इस वीडियो में बताया है इसको आप ब्रेक कर पाओगे। ठीक है, तो अगले 5-7 मिनट जो हैं वो बाकी की सारी स्ट्रेटजी वाली जो वीडियो है, बाकी का सारा टेक्निकल एनालिसिस, क्वांट एनालिसिस, एल्गो एनालिसिस, सब कुछ आप भूल जाओ। उस इमोशनल साइकिल को ब्रेक करना आप सीख लो। तो अगले 5-7 मिनट में मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूं क्या करना है। प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क ये है कि व्हाट इज क्राउड फीलिंग, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है। और ये आइडेंटिफाई कौन करता है? तो आंसर स्मार्ट मनी करता है। तो आप स्मार्ट मनी की तरह ही बिहेव करना स्टार्ट करो। आप केवल मार्केट में ये ढूंढो कि सब लोग क्या बिहेव कर रहे हैं। वो सर हमें कैसे पता चलेगा? तो आंसर ऑप्शन चेन से पता चलेगा, ऑर्डर फ्लो को देखकर पता चलेगा, वॉल्यूम प्रोफाइल से पता चलेगा, और दुनिया भर के जो हमारे पास टूल हैं क्वांट वाले, उन सब से पता चलता है कि मार्केट में क्राउड का बिहेवियर कैसा, कैसा इमोशन है उनका। सबसे पहला स्टेप तो ये पता करो। ठीक है, क्राउड कैसा फील कर रहा है, अब ये पता चल गया। उसके बाद पूछना स्टार्ट करो, वेयर इज क्राउड ट्रैप। अगर क्राउड ट्रैप हुआ तो कौन सी जगह पर ट्रैप होगा, ये पूछो आप अपने आप से। तो पहला कि लोग कैसा फील कर रहे हैं आज। ठीक है, दूसरा अगर ये सब ट्रैप हुए तो कहाँ ट्रैप होंगे। और ये सारी चीजें स्मार्ट मनी ही सोचता है इसी तरह के स्टेप्स में। तो आप भी अपने आप से यही पूछना स्टार्ट करो कि लोग कहाँ कैसे फील कर रहे हैं, और अगर ये ट्रैप हो गए तो कहाँ पर ट्रैप होंगे। फिर तीसरी चीज, आपको जो ट्रेड करना है वो जो ट्रैप होने वाले हैं उनके साथ नहीं, जो स्मार्ट मनी है उसकी तरफ खड़े हो जाना और उसके साथ ट्रेड करना। और स्मार्ट मनी कहाँ ट्रेड करता है? तो आंसर है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करता है। मतलब जहां सब बाय कर रहे हैं वहां पर वो सेल कर रहा होता है, जहां पर सब सेल कर रहे होते हैं वहां पर वो बाय कर रहा होता है। तो ट्रेड अपोजिट इमोशनल, जो इमोशनल का जो उनका एक्सट्रीम है उसके अपोजिट साइड को आपको ट्रेड करना है। मतलब अगर सब पैनिक हो गए तो बाइंग करनी है, अगर सब बुलिश हो गए, सब में एकदम से मार्केट में लोगों को लगा कि अब तो मार्केट बस वापस नहीं आएगा कभी, वहां पर सेलिंग करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली सब कुछ करना है, स्टॉप लॉस के साथ एक सिस्टम के साथ करना है। एक पूरा एनालिसिस और एक सिस्टम होना चाहिए, उसको फॉलो करना है। तो ये बात ध्यान रखना कि रिटेलर के साथ नहीं, स्मार्ट मनी के साथ होना पड़ेगा। नहीं तो आप रिटेलर के साथ हो तो आप उसी इमोशनल साइकिल में ट्रैप रहोगे। इस बात को याद रखना है। ठीक है, सो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए मार्केट में कब आती हैं? तो आंसर है बेस्ट अपॉर्चुनिटी तब आएंगी जब आपको बाइंग करने को मिलेगी। कब मिलेगी सर बाइंग करने को? तो आंसर है जब भी मार्केट में पैनिक आएगा, जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, है ना, वो सब पैनिक में सेल कर रहे होंगे और वो उस प्राइस पर मिल रहे होंगे जो आपने कभी सोचते होंगे कि लोगों ने तब ले लिए, उस साल में लिए होंगे, उस ईयर में लिए होंगे, आपको आज उसी प्राइस पर मिल रहे हैं। सब डरे हुए हैं। अगर आपको उस कंपनी पर भरोसा है तो आप लीजिए उसको, है ना। सब पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, आप स्मार्ट मनी की साइड में हो जाइए, उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, जब बहुत ही फियर एक्सट्रीम हो मार्केट में, और जब मार्केट में जब लोग ट्रैप हो गए हों, उस ट्रैप का बेनिफिट ले सकते हो आप, क्योंकि वो ट्रैप हुए हैं। अब वहां पर वो इमोशन के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही कोई भी ट्रैप होगा तो वहां पर सबसे पहले इमोशन आएगा। तो ये आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आप अगर कोई इमोशनली ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब वो बिजनेस नहीं करने आया है, और अगर वो बिजनेस नहीं करने आया है तो आप रियल लाइफ में भी अगर आप कोई भी बिजनेस करेंगे और अगर वो इमोशनली होकर ही कर रहे हैं तो वो बिजनेस काम करेगा ही नहीं, राइट। तो वो उसका भी बिजनेस काम नहीं करेगा। तो जहां भी लोग ट्रैप हो गए हैं वो सब इमोशनल ट्रेड करेंगे, फियर में, पैनिक में, ग्रीड में, कुछ ना कुछ ऐसे ऑर्डर लगाएंगे जहां पर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? तो आंसर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब लोगों के अंदर ग्रीड आ जाएगा, जब लोगों के अंदर ये यूफोरिया बन जाएगा कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, अब मार्केट कभी वापस ही नहीं आएगा।
जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बुलिस हो जाए लोगों को, जबकि वैसा होना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नया नहीं हो गया इस दुनिया में जिसको लेकर आप इतने एक्सट्रीमली बुलिस हो गए हो मार्केट में। तो जब ऐसा होगा, बहुत ग्रीड में आ जाए लोग और इमोशनल ब्रेकआउट बाइंग कर रहे हो, तब वहाँ पर सेलिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो सारा स्मार्ट मनी यही कर रहे हैं, आप भी ये कर सकते हैं। सो फाइनली प्रोफेशनल ट्रुथ अगर हम देखें और एक लाइन में मैं अगर आपको इस पूरी वीडियो को समराइज करना चाहूँ तो वो क्या होगा? तो आंसर है कि जो ह्यूमन इमोशन है वो मूव करते हैं प्राइस को, ठीक है। मोस्ट ट्रेडर को लगता ये है कि मार्केट में मार्केट जो है वो मूव कर रहा है प्राइस को, मार्केट मेकर मूव कर रहा है प्राइस को, नहीं, केवल जो ह्यूमन की इमोशन है वो मूव करते हैं प्राइस को, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो वर्क करता है बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो रिपीट होती है। अगर ह्यूमन साइकोलॉजी ना होती तो कोई चार्ट पैटर्न ही नहीं बनते, कोई चार्ट पैटर्न नहीं बनते तो टेक्निकल एनालिसिस जैसा कोई भी एनालिसिस एग्जिस्ट ही नहीं करता मार्केट में, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक लाइन बोलकर जा रहा हूं, उसके बारे में थोड़ी देर के लिए तो सोचना इस वीडियो के बाद। क्या? अगर आप मुझसे कभी ये पूछते हो कि ये जो मार्केट में लोगों का लॉस होता है, ये पैसा जाता कहाँ है, अगर आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन आए कि लोगों का ये जो लॉस होता है ये पैसा जाता कहाँ है, तो आप हमेशा अपने आप को एक ही आंसर करना कि मार्केट जो है ये सारा पैसा इकट्ठा करता है, लेता है किससे? इमोशनल ट्रेडर से, और इस सारे पैसे को ट्रांसफर करता है किसको? डिसिप्लिन ट्रेडर को। तो आपको ये सोचना है कि आपको इमोशनल ट्रेडर बनना है और मार्केट को सारा अपना पैसा देना है, या मार्केट से सारा पैसा लेना है और एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह काम करना है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। मार्केट, फिर से बोलो मेरे साथ कि मार्केट क्या करता है? इमोशनल ट्रेडर से पैसा लेता है और डिसिप्लिन ट्रेडर को पैसा दे देता है। तो ये सारा पैसा कहाँ गया? उन सारे डिसिप्लिन ट्रेडर के पास है। जितने भी लॉस हुए हैं आपके, सारे क्राउड के, वो सारा पैसा गया कहाँ? उन सारे डिसिप्लिन ट्रेडर के पास। डिसिप्लिन ट्रेडर कौन है? स्मार्ट मनी है। उसको पता है कि ये इमोशन को इनको ट्रेड करना है। तो जो लोगों के इमोशन को ट्रेड कर रहा है वही मार्केट में सक्सेसफुल हो रहा है, वही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पा रहा है। अगर आप रियल लाइफ में भी देखोगे तो आपके पास जितनी भी चीज़ें आपने बाय की हुई हैं वो आपके इमोशन को सेल किया गया है, आपको इमोशनली सेल की गई हैं वो चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आपको नीड थी इसलिए ले ली हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नीड है इसलिए ले ली हैं, लेकिन दरअसल वो आपके इमोशन को आपको सेल किया गया है। तो इसी बात पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत बात आपको समझा पाया हूँ। अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ सभी रिटेलर्स के साथ शेयर जरूर करना। हो सकता है कि शायद कुछ 1% भी अगर इस वीडियो से उनको हेल्प मिले तो एक बड़ा लॉस लोगों का होने से बच जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।